हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। अब हम बातचीत करेंगे सेबी के रेगुलेशंस की और कहाँ कहाँ कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर सेबी रेगुलेट करता है म्यूचुअल फंड्स में। माय डियर फ्रेंड्स, एक एक चीज़ की यहाँ पर बातचीत होगी। तो जो भी रेगुलेशंस हैं उनके लिए जो वेरियस प्रोविजंस बनाए गए हैं, माय डियर फ्रेंड्स, एक एक करके हम सबकी यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार सेबी रेगुलेशंस के लिए। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। अब क्या होता है कि आपने तो जी स्कीम बना ली, म्यूचुअल फंड हो आप, ठीक है जी, आपने अपना ट्रस्टी बनाए, ट्रस्ट डीड के बाद आपने एएमसी को अपॉइंट किया, एएमसी को मैनेज करने के लिए बोला, उन्होंने स्कीम्स बनाई। अरे भाई, स्कीम बनाओगे, मार्केट में लाने से पहले आपको सेबी के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा। द रेगुलेटरी प्रोविजंस कवर वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू वेरियस स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, कि भैया क्या क्या तुम्हारी डॉक्यूमेंट की डिटेल दो, इंक्लूडिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड कंटेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स। पूरा का पूरा ही वहां पर देना पड़ेगा। आइए आपको दिखाता हूँ। सेबी की वेबसाइट पर चलते हैं और सेबी की वेबसाइट पर जाएंगे आप, तो वहां पर आपको फाइलिंग्स में फाइलिंग करनी पड़ेगी ना। तो फाइलिंग्स में आपको यहाँ पर क्या नजर आएगा? फाइलिंग्स में जब आप म्यूचुअल फंड में जाएंगे तो ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, यही है एसआईडी, इसी की बात हो रही है। तो आइए देखते हैं। मैंने जैसे उसे क्लिक किया, मेरे पास ये देखिए स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मेरे सामने आ गए। अब जिस म्यूचुअल फंड का आपने देखना है वो सब की डिटेल आपके पास यहाँ पर है। देख लो कितने कितने म्यूचुअल फंड आपके सामने आए हैं और क्या क्या जो है उनके स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट है। तो ये लीजिए, मैं एक निकाल लेता हूँ कोई भी इनमें से। एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड निकाल लेते हैं जी। ये लीजिए, जैसे ही उसे क्लिक किया तो एच डी एफ सी के जितने प्लान्स हैं देख रहे हो आप। एच डी एफ सी का फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, कॉरपोरेट बॉन्ड, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स, एच डी एफ सी फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स की सीरीज अलग अलग हैं, वो भी दिखा दी है। तो ये मल्टीपल जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये जितने भी स्कीम्स लॉन्च करेंगे उन सबसे पहले मंदिर में जाके मत्था टेकना पड़ेगा। भैया वो क्या है? सेबी का मंदिर। कि लाओ जी लाओ, ज़रा फाइलिंग करो, बताओ क्या कर रहे हो आप। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आ गई। These also cover the frequency of publication of the respective documents that ensures the relevant information is up to date। यानी आपने अगर उसमें कोई चेंज किया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाई चांस किसी चीज़ में चेंज होता है तो उस चेंज को हमें सबसे पहले एक तो सभी को बताना पड़ेगा, साथ में उसके किसको बताना पड़ता है, न्यूज़पेपर में हमें उसको एडवर्टाइज़ करना पड़ता है, ताकि अगर स्कीम में कोई बदलाव है, कुछ टीम में बदलाव है, किसी भी तरह के बदलाव है, तो जो भी यूनिट होल्डर्स हैं वो चाहे तो बिना किसी एग्जिट लोड के अपना वो पैसा निकाल सकते हैं। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। तो स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होना चाहिए, उसके अंदर क्या चीज़ रिक्वायर्ड है आपसे, माय डियर फ्रेंड्स, सेबी जो है सबसे पहले उसके लिए रेगुलेशन बना के आपको दे देता है। उसी के अकॉर्डिंगली आपको स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो भी बनते हैं उनमें चेंजेस करके उसको अपडेट करके हमेशा देना है। यानी पुराने टाइम में कुछ और था, अब बदल गया रूल, तो आपने अब उस पुराने वाली स्कीम के बेसिस नहीं लेने, नई वाली स्कीम, नए वाली जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से स्कीम डॉक्यूमेंट बनाना है। ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है जी, आपने देखा जी बहुत सारी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हमारे सामने हैं, तो एक काम करते हैं, इन तीन स्कीम्स को ना मर्ज कर देते हैं। ठीक है, कंसोलिडेट कर देते हैं। या क्योंकि चारों को अलग अलग मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, सभी का पैसा भी हो जाएगा इकट्ठा, सारी मर्ज हो जाएंगी, तो बेटर जो है, बेटर तरीके से हम इसके अंदर रिटर्न कमा पाएंगे। वो अपने रीजंस बताएंगे, इन सारी बातों को वो अपने यूनिट होल्डर को भी बताएंगे डेफिनेटली। ठीक है। लेकिन अगर कन्वर्जन करना चाहते हैं, कंसोलिडेशन करना चाहते हैं, किसी स्कीम को दूसरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो भैया सबसे पहले सेबी की रिक्वायरमेंट पूछो जी, सेबी क्या बोलता है इस बारे में। आपने एक तरह से गाड़ी चलानी है, लेकिन पहले रूल बुक पढ़ो भैया कि क्या करना है, ट्रैफिक के रूल्स क्या हैं। बिना हेलमेट के गाड़ी नहीं, वो हम अपना स्कूटर नहीं चलाएंगे, बाइक नहीं चलाएंगे, रेड लाइट पर रुकेंगे उसके बाद ही जाएंगे, नहीं तो चलान हो जाएगा। ये सारी बातें पढ़ के तो करोगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो ये समझ लो वही गाड़ी चलाने वाली बात है, लेकिन पहले ट्रैफिक रूल्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया? द रेलिवेंट रेगुलेशंस, गाइडलाइंस, सर्कुलर्स, दे डिफाइन द मैनर in which the scheme of merger and consolidation should take place। उसमें पहले ही बता दिया जाएगा जी, पहला ये काम करना पड़ेगा, दूसरा ये 4-5 शर्तें हैं, इसको पूरा करो तो हम आपको कंसोलिडेट करने की इजाज़त दे देंगे या कन्वर्ट करने की इजाज़त दे देंगे इसको, स्कीम को।
और उनका मेन मोटिव एक ही है कि भैया यूनिट होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। वेरी 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 सिंपल, ठीक है जी। उसके बाद फिर नए प्रोडक्ट्स अगर कोई लेकर आता है, नया कोई म्यूचुअल फंड लेकर आता है, तो भैया उसकी डिटेल भी चाहिए। तो उसके लिए क्या बोलेंगे, नए प्रोडक्ट्स की डिटेल जब भी आपने लानी है तो उसके लिए ज़रा पहले सेबी क्या बोलता है इस बारे में वो देख लो। सेबी जो बोलेगा उसके हिसाब से करिएगा। दीज रेगुलेशंस गवर्न द न्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज दैट मे बी अप्रूव्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय समय पर जो है अप्रूवल जाता है, उसके बाद वो कहते हैं ठीक है जी आप इसे लॉन्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इन द रिसेंट पास्ट देयर हैव बीन प्रोडक्ट लॉन्चेस अंडर न्यू कैटेगरीज सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स। तो ठीक है भैया, कोई भी नई स्कीम आई है, कोई इन्वेट्स आए हैं, ठीक है ना, REIT के बारे में मैंने आपको बताया था। ये सब चीज़ें जब भी आती हैं तो पहले आपको सेबी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको देखना पड़ेगा, उसी के हिसाब से आपको ये नए प्रोडक्ट या नई सर्विसेज लेकर आनी होंगी। क्या ये बात समझ में आई? तो ये लो जी, अगले पॉइंट की बात आ गई कि रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है। अब सीधी सीधी बात है कि जो इन्वेस्टर ने पैसा दिया वो दिया म्यूचुअल फंड कंपनी को, म्यूचुअल फंड कंपनी के पास वो पैसा है, पैसा उसने लगाना है, लेकिन रिस्क भी तो है उस पैसे को लगाने में, नो डाउट अबाउट इट। कि जितने भी लोग वहाँ पर काम कर रहे होंगे उनका एक्सपीरियंस ही यही है, उनका रोज़ का काम यही है। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर उन्होंने उस पूरे की पूरी इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व रिस्क को सही तरीके से मैनेज करने के स्टेप्स ना लिए तो क्या दिक्कत होगी कि नहीं होगी? बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए क्योंकि हज़ारों करोड़ रुपया लगाना है, ठीक है ना, कई करोड़ रुपया पैसा लगने वाला है, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं लगने वाला। तो उनके लिए जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स है ना, वो पहले से जो रिक्वायर्ड है, सबसे पहले तो उनको इन प्लेस करना होगा। और उसकी गाइडलाइंस, डिटेल्ड गाइडलाइंस जो है उसको पूरी गवर्न करने वाली सेबी ये सारी लिख कर देता है। और AMC सबसे पहले जाके सेबी के रेगुलेशंस पढ़ेंगे। समझे मेरी बात के नहीं? कि आपको कितना एक्सपोजर लेना है, डाइवर्सिफाई करना है कि नहीं करना, कितना करना है, कहीं एक ही हिस्से में तो नहीं चले जा रहे आप। तो अल्टीमेटली जो है स्कीम्स जो हैं जो बनाई जाएंगी उसके ऑब्जेक्टिव को भी चेक करना पड़ेगा। स्कीम के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आप पैसा लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, और रिस्क को सही तरीके से मैनेज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये सब चीज़ें जो है सेबी उन्हें पहले से बोलेगा। राइट, तो आइए ज़रा पढ़ते हैं इसे। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में क्या बोलता है सेबी। म्यूचुअल फंड्स आर रिपोजिटरीज ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ क्लाइंट डेटा। बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, पक्की बात है, ये तो हम जानते हैं। ऑल्सो ह्यूज सम्स ऑफ मनी आर इन्वॉल्व इन इन्वेस्टमेंट थ्रू म्यूचुअल फंड्स। बहुत पैसा, हज़ारों करोड़ रुपए, जैसे कि मैंने बताया, लगा होता है। Therefore, robust operational risk management systems are warranted। चाहिए ही चाहिए। SEBI has issued guidelines for governance of these aspects। गाइडलाइंस बताई हुई है कि आपको अपना मैनेजमेंट कैसे करना है रिस्क का। SEBI के रेगुलेशंस क्लियर कट बता देते हैं कि भैया ये लो सर्कुलर्स तुम्हें दे रहे हैं हम, मैंडेट है कि इन्वेस्टर को कहीं एक में मत फंसा देना, एक ही इन्वेस्टमेंट, एक ही तरह की इन्वेस्टमेंट मत फंसा देना उसे। आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। यू हैव टू मेक श्योर कि इन्वेस्टर गेट्स अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। ये नहीं कि एक चीज़ में आपको लगा कि हाँ भाई इसी में लगा दो तो पूरा का पूरा पैसा जो है उसका बर्बाद हो जाए। क्योंकि एक चीज़ पर डिपेंडेंट यहाँ पर रहोगे तो क्या पता किस कारण से वो चले ना चले। और जब डाइवर्सिफाइड रहता है तो आपका रिस्क भी डाइवर्सिफाइड रहता है। चलिए अगला पॉइंट हमारे सामने आने जा रहा है, आइए इसे देख लेते हैं। अब डिस्क्लोजर्स और कौन सी नॉर्म्स है, रिपोर्टिंग की नॉर्म्स। अभी मैंने फाइलिंग की बात बताई थी ना, उसी तरह से बहुत सारी रिपोर्टिंग होती है। आइए देखें किस तरह की रिपोर्टिंग होती है। तो रिपोर्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स तो ये उनकी अपनी है, ठीक है ना, ये तो खुद वो बना रहे हैं। लेकिन जब आप बात करोगे फाइलिंग्स की, तरह तरह की फाइलिंग्स, इश्यूज है, टेक ओवर है, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, बाई बैक, ये तो शेयर से जुड़ी बातें हो गई, ठीक है ना। उसी तरह से डेट के लिए अलग से बातें हो गई, म्यूचुअल फंड की अलग से वहाँ बातें हो गई, की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आइए आपको दिखाता हूँ, ये है स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब इनसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैसे ली जाती है, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन।
अब यहाँ पर जो है ये डिटेल्स आप देख रहे हो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन किससे ली गई है, बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड से ली गई है। क्या क्या देखो, म्यूचुअल फंड का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ, अच्छा जी, आपके स्पॉन्सर कौन कौन है, ट्रस्टी कौन है, एएमसी कौन है, एएमसी में की पर्सनल कौन है, सर्विस प्रोवाइडर्स आपके कौन कौन है, ठीक है कि नहीं, ये सारा सिस्टम देख रहे हो आप। टैक्स से जुड़ी सारी की सारी इंफॉर्मेशन, यूनिट होल्डर्स के राइट से जुड़ी सारी की सारी इंफॉर्मेशन, लोग कैसे अप्लाई करेंगे, इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशन नॉर्म्स, ये सारी की सारी बातें, इतना एक अलग से डॉक्यूमेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो उनसे लिया जा रहा है। ये पूरा का पूरा एक बड़ा डॉक्यूमेंट है, 115 पेज का, देख रहे हो। तो इसी तरह से सबसे डिटेल्स ली जाती हैं और तभी कंट्रोल हो पाता है। म्यूचुअल फंड्स आर अमंग द बेस्ट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स एंड वन ऑफ द रीजन फॉर दिस इज द ट्रांसपेरेंसी फैक्टर। क्यों इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, क्यों इतना बड़ा चल पाया, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ती है। सेबी हैज इशूड मेनी गाइडलाइंस टू इंश्योर प्रॉपर डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग नॉर्म्स। लगातार उनसे जुड़े रहते हैं और ये दो वो दो, ये डिटेल अपडेट करो, वो डिटेल अपडेट करो। These norms mandate the different kinds of disclosures along with the manner and frequency of reporting, कि कितने महीने बाद तुम्हें देनी है, कितने दिनों बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है जी, और उसके अलावा किस तरीके से देनी है। हर बात, मेनी केसेस जो है, देर आर मेनी केसेस जहाँ पर सेबी ने प्रोवाइड किया हुआ फॉर्मेट भी कि मुझे आपके हिसाब से नहीं चाहिए, मुझे इस तरीके से इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये रहे 100 पॉइंट, इन सब पे जवाब दो। कारण क्या है, इससे फ़ायदा ये होगा कि सभी की रिपोर्टिंग जब एक जैसी होगी तो उन सबको चेक करना, कंपेयर करना आसान हो जाएगा और इन्वेस्टर के लिए भी उनको देखना आसान हो जाएगा। एडिशनल और एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन जो है समय समय पर उनको लगातार इन्वेस्टर्स को मिलती रहे, इसीलिए सारी की सारी ये डिस्क्लोजर्स और रिपोर्टिंग नॉर्म्स बनाई गई हैं, ठीक है जी। फिर आती है जी बात गवर्नेंस नॉर्म्स की। गवर्नेंस का मतलब यही है कि आपके उस पूरे फंड को मैनेज करने वाले लोग कौन है, उनकी सही तरीके से ऑडिट हो रही है कि नहीं हो रही, उसमें जो एसेट्स हैं उनका सही वैल्यूएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वहाँ पर मौजूद है कि नहीं, ट्रस्टी अपना ध्यान से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर आपने कोई फंड बनाया तो उसका बेंचमार्क क्या है, जैसे कि इंडेक्स फंड है तो उसका बेंचमार्क आपने क्या रखा हुआ है, निफ्टी 50 रखा हुआ है, अच्छा जी। स्कीम की परफॉर्मेंस उसको लेकर कैसे, मैंने आपको म्यूचुअल फंड दिखाए थे ना जिसमें 2 लाइंस दिखाई जाती हैं, एक में दिखाते हैं देखो जी देखो ये इंडेक्स ने इतना रिटर्न दिया है लेकिन इस फंड ने इतना रिटर्न दिया, वही कंपैरिजन था। तो अंदर कॉरपोरेट गवर्नेंस कैसे हो रही है, कैसे उसको मैनेज किया जा रहा है, किस तरीके से लोग जो है बात बात पर रिपोर्ट देते हैं, बात बात पर अपडेट करते हैं और कोई भी चीज़ छुपाते नहीं है, ये सारी गवर्नेंस की नॉर्म्स है। आइए पढ़ लेते हैं। These provisions are very exhaustive and cover many areas of governance. बहुत सारे गवर्नेंस के एरियाज को कवर करता है। From the fund level governance norms that include in formation of audit and valuation committees. Formation of audit and valuation committees. उसके बाद role of independent directors and trustees जो भी स्कीम के हैं। फिर लीगल जो उसकी मिनिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट है ना स्कीम, बेंच मार्किंग की जो मैंने बात की आपसे वो, और सिस्टमैटिक ऑडिट ऑफ म्यूचुअल फंड, और वहाँ से लेकर के किस तरह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो रही है उस कंपनी में, कैसे सब काम चल रहे हैं, इन सब पर नॉर्म्स बनाई गई हैं। इन सभी चीज़ों पर अपनी गाइडलाइंस और सर्कुलर्स देती रहती है सभी। उसके बाद सेकेंडरी मार्केट एक्टिविटीज़। सेकेंडरी मार्केट का मतलब क्या हो गया कि आपने एक बार कोई एनएफओ लॉन्च कर दिया, ठीक है जी, तो उसके बाद उसके अंदर बार बार मान लो कोई चीज़ नहीं आती तो वो क्या है, क्लोज एंडेड हो जाता है, उसको स्टॉक मार्केट में डाला जाता है। उसी तरह से इक्विटी भी जब एक बार इशू होती है पहली बार तो उसे बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, लेकिन जब ऑलरेडी इशूड का सेल परचेज मार्केट में होता है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट में ना सिर्फ इक्विटी बल्कि डेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और सारा एफएनओ होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का खेल होता है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर आपके डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, उनका सारा का सारा काम देखना होता है। तो इन सब चीज़ों से जुड़े जितने भी नॉर्म्स हैं ये कौन बनाएगा, सेबी बनाएगी। तो सेकेंडरी मार्केट की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सभी के लिए बाय म्यूचुअल फंड्स इन द मार्केट, कि म्यूचुअल फंड ने सेकेंडरी मार्केट में ही तो खरीदना, पहले इक्विटी खरीदेंगे, इक्विटी के शेयर्स खरीदेंगे, कोई डिबेंचर्स लेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लेंगे, डेरिवेटिव्स में पैसा लगाएंगे, तो भाई
जैसे आर्बिट्राज फंड के बारे में बताया था मैंने, है ना, वो सब काम करेंगे तो सारा सेकेंडरी मार्केट में हो रहा है, तो उनके लिए रूल्स बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर एन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एन निकालना। कुछ केसेस में तो एन डेली के डेली चेंज होती है, क्योंकि मल्टीपल वहाँ पर जो है ट्रांजैक्शंस हैं और एक ही दिन में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। सो एन डिस्क्लोजर्स, उनको राउंड ऑफ करना और कमर्शियल ट्रांजैक्शन कितने समय में आपको करनी है, टाइम स्टैंपिंग कितने किस समय किया गया, कैलकुलेशन ऑफ सेल एंड परचेज में यूनिफॉर्मिटी हर बार तरीके से हो, उन सब से जुड़े हुए जितने भी नॉर्म्स है वो कौन सेबी बताता है कि ऐसे करो वैसे करो। फिर वैल्यूएशन की बात आएगी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, बड़ी सारी सिक्योरिटीज़ इनके पास होती हैं, तो लेकिन उन सिक्योरिटीज़ की आज की डेट में वैल्यू कितनी है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो इसीलिए उस वैल्यूएशन को कराया जाता है। जितना भी सिक्योरिटीज़ में म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया है उनका वैल्यूएशन किया जाता है। उसके अलावा जैसे एग्जिट लोड की बारे में बात की थी, मल्टीपल फीस की बात की थी, खर्चों की बात की थी, वो सारे उनके जो भी जुड़े हुए खर्चे हैं उन सभी का यहाँ पर नंबर आएगा। रेगुलेटरी प्रोविजंस इम्पोज लिमिट टू वेरियस लोड्स फीस एक्सपेंस, उनके लिए रूल्स बनाए गए हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर को कितनी कमीशन जाएगी वो सारा का सारा काम यहाँ पर किया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कितनी कमीशन यहाँ पर लगानी है वो सारी बातें यहाँ पर आएंगी, ठीक है ना। चलिए, ये सारी की सारी बातें हो गई। अब इसके बाद और कौन कौन से रूल्स हैं। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीजर, जैसे कुछ केसेस आपने देखे जहाँ पर म्यूचुअल फंड बनाया ही ऐसा जाता है जो कि ऐसे शेयर्स में पैसा लगाएगा जिससे डिविडेंड इनकम आए, करेक्ट और नॉट। अच्छा, अब क्या होता है कि न सिर्फ डिविडेंड की इनकम बल्कि कमाइयाँ आ रही हैं सेल करने से। अब कहानी यहाँ पर ये होती है कि मान लो आपने कोई शेयर से पैसा लगाया, इक्विटी में पैसा लगाया और सही समय पर उसका प्राइस ऊपर चला गया, आपने उसे बेच दिया। बेचने का के सारा नहीं, कुछ हिस्सा बेच दिया, तो जो सरप्लस आ गया उसको आप क्या अपने यूनिट होल्डर्स में बांटेंगे, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस की बात होती है। वो कल कैलकुलेशन कैसे होगी, आउट ऑफ विच डिविडेंड कैन बी पेड, उसके रेगुलेशंस जो हैं वो बनाए जाएंगे, गाइडलाइंस बताई जाएंगी, अगर आपने इसमें से डिविडेंड पे करना है तो कैसे कर सकते हैं। फिर आती है बात इन्वेस्टमेंट बाय स्कीम्स की। गाइडलाइंस उनके लिए बनाई जाएंगी कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो हैं वो कैसे बनेंगी, उनकी लिमिट क्या होंगी, कहाँ कहाँ पैसा लगेगा, और टाइप्स तो हमने पहले देख ही लिए। यानी एक एक छोटी से छोटी चीज़ आपको यहाँ पर बताई जा रही है, और उन सभी चीज़ों के लिए रूल्स कौन बना रहा है, रेगुलेशंस कौन बना रहा है, सेबी, करेक्ट और नॉट। एडवर्टाइजमेंट की बात आ गई। अब एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये होता है कि आपको प्रमोशन तो करना है लेकिन साथ में ये भी बताना है। एंड में आपने लंबी सी सुनी होगी ना, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट इज सब्जेक्ट टू रिस्क, तो ध्यान से ये सारा का सारा जो है इन्वेस्टमेंट का काम करें। रिस्क है इसमें, ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड में रिस्क नहीं है। लिखा था ना म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसीलिए स्कीम डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें। तो इसीलिए लिखा है, एज द नेम सजेस्ट्स दीज रेगुलेटरी प्रोविजंस गवर्न what the advertisement cannot cover, what the advertisement can cover and what they cannot cover। दोनों बातें कि एडवर्टाइजमेंट में जो कवर हो जाती है वो भी आएगी बात, और एडवर्टाइजमेंट में जो कवर नहीं होती भैया वो भी आपको प्रमोट करनी पड़ेगी, और उसकी लगातार फ्रीक्वेंसी बताएंगे कि स्टैचूटरी एडवर्टाइजमेंट आपको देनी पड़ेगी, साथ साथ में डिस्क्लेमर्स देने पड़ेंगे वेरियस एडवर्टाइजमेंट में कि आपको जो है इसके अंदर आप ये नहीं कह सकते ये 100% आपको फ़ायदा ही होगा, ये जो है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, ये हमेशा आपको बताया जाता है, ठीक है ना। चलिए, फिर उसके बाद आती है कि इन्वेस्टर राइट्स और इन्वेस्टर के ऑब्लिगेशंस यहाँ पर क्या क्या हैं। इन्वेस्टर के राइट्स, इन्वेस्टर के ऑब्लिगेशंस, वो सारे के सारे बताए जाएंगे। दीज प्रोविजंस कवर वेरियस मैटर्स पर्टेनिंग टू द इन्वेस्टर राइट्स इंक्लूडिंग डिस्पैच ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट, कि भाई आपने, ठीक है, आपने उसको मान लो प्रिंटेड कॉपी कुरियर नहीं करनी, तो आप कम से कम उसकी मेल में सारी डिटेल्स भेजो, रिडम्पशन की डिटेल, कैसे पे आउट हुआ, कब पे आउट हुआ, आपने इस दिन इतने रिडीम की, आपकी टोटल पेमेंट इतनी थी, टोटल आपका इतना आया, उतनी रिडम्पशन आपकी हो गई, तो पेनल्टी केसेस ऑफ डिले, अगर आपने डिले कर दिया पेमेंट में तो कितनी पेनल्टी लगेगी, ये सारी की सारी बातें, सब चीज़ें उसमें लिख दी जाएंगी। और फिर म्यूचुअल फंड कंपनीज उसी तरीके से अपनी डिटेल्स भेजती भी हैं, ठीक है ना। तो ये बातें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, यानी जितने भी काम आपको नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर सभी के लिए ये सेबी जो है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है, और उन गाइडलाइंस के अनुसार ही इनको काम करना पड़ता है, जितने भी ये एएमसीज है, ठीक है ना। तो ये लीजिए,
ये आ गया अगला पॉइंट। सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट देते हैं किसको, इंटरमीडियरीज को सर्टिफिकेशन करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बात भी की थी कि जितने भी इंटरमीडियरीज हमने अभी तक कवर किए हैं उन सभी को सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है कि हाँ आप उस काम को करने के लायक हैं। और समय बदलता रहता है। मान लो किसी व्यक्ति ने, जैसे कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटरशिप का जो है वो एक लाइसेंस ले लिया, हम बात कर रहे हैं 5A की, राइट। अब 3 साल के लिए एप्लीकेबल है भैया, 3 साल के बाद आपको दोबारा एक पेपर देना पड़ेगा, और अगर आप दोबारा नहीं देना चाहते तो आपको कुछ CPE आवर्स होते हैं, कंटिन्यूस प्रोफेशनल एजुकेशन, वो लगातार करना पड़ेगा। उसका कारण क्या है, हर 3 साल में सारा का सारा सिस्टम जो है बिल्कुल रीवैम्प सा हो जाता है, राइट। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को अपडेट करना बेहद ज़रूरी है। तो पुरानी चीज़ों से काम नहीं चलता। नीचे भैया समझ लीजिए कि एक लेवल आया है, लेकिन 3 साल के अंदर समय बदला तो नया लेवल आ गया। अब आपको उस लेवल को करने के लिए या तो एग्जामिनेशन क्लियर करना है, जो नई नई चीज़ें आ गई, अदरवाइज कम से कम वहाँ पर जो प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए उन्होंने अपने कुछ आवर्स दिए होते हैं, जितने घंटे आपको करने ही करने हैं, तो आप उस पर्टिकुलर सेशंस को अटेंड करके, उन पर्टिकुलर सेशंस को अटेंड करके अपने उस लाइसेंस को कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। तो रिक्विजिट जो भी सर्टिफिकेशन है, रजिस्ट्रेशन है, वो नॉर्म्स बताई जाती हैं जितने भी इंटरमीडियरीज हैं, राइट। उसके बाद इंक्लूडिंग द नीड एंड द प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन एंड कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल एजुकेशन ऑल्सो। तो ये जो है चेंजेस के साथ साथ लगातार ये अपने साथ नए नए रेगुलेशंस लेकर आते रहते हैं। फिर अगला पॉइंट आ गया हमारे सामने किसका, ट्रांजैक्शन इन म्यूचुअल फंड यूनिट्स। ट्रांजैक्शन कई तरह की होती है। आपने चीज़ों को खरीदना है, चीज़ों को बेचना है, एक नाम से रजिस्टर हुआ, दूसरे नाम से या फिर ट्रांसफ़र हुआ, आपको वो सारी की सारी डिटेल प्रिजर्व करनी है। जिस भी कस्टमर को आप लेकर के आ रहे हैं उसको नो योर कस्टमर प्रोसेस पूरा करना है, KYC पूरा करना है, तो उसके अपने नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स को कैसे पूरा करना है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, यानी ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अपडेट करनी पड़ेंगी। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू हो रही है या कोई सिमिलर प्लेटफॉर्म के थ्रू हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या होगा, जो जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए उन डॉक्यूमेंटेशन को आपको अपडेट करना पड़ेगा, चाहे वो AMC की हो, चाहे वो RTA की हो, उन्हें प्रिजर्व करना होगा, राइट। KYC नॉर्म्स है उनको पूरा करना होगा। तो समय समय पर क्या चीज़ों में बदलाव आ रहा है वो सारे रेगुलेशंस अपडेट आते रहते हैं। और जितने भी AMCs हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके पास भी इस तरह की इंफॉर्मेशन लगातार फ्लोट की जाती है। ठीक है जी। फिर चलते हैं अपने अगले पॉइंट पर, कैटेगराइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स। ये हमने पुराने जितने भी सेशंस हैं उनमें डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है कि कुछ स्कीम्स को बीच में मर्ज कर दिया जाता है। लगता है कि हाँ भाई इस तरह की स्कीम्स जो हैं अब वो काम की नहीं रही, समय बदल रहा है, तो अब ये नई चीज़ आनी चाहिए, तो नई चीज़ें लेकर के आते हैं, नया कैटेगराइजेशन लेके आते हैं, ठीक है। और बदलते समय के साथ साथ कई बार सभी बोलते थे भाई इस तरह की स्कीम्स को अब ना आप जो है कन्वर्ट कर दो इसमें, या फिर इनको कंसोलिडेट कर दो एग्जिस्टिंग स्कीम में, और या फिर नए प्रोडक्ट लॉन्च कर लो। इन सभी चीज़ों का ऑब्जेक्टिव केवल एक ही है कि इन्वेस्टर जो है, इतनी हज़ारों चीज़ें जब सामने आ जाती हैं, मैंने आपको बताया था कि इतने सारे फंड्स हैं, इतनी सारी स्कीम्स हैं कि इन्वेस्टर ही कंफ्यूज हो जाता है। तो उसको लगता है यार ये तो इतना पहाड़ जैसा जो है, यहाँ समंदर बन गया तरह तरह के म्यूचुअल फंड का, हमें समझ ही नहीं आ रहा। फिर सभी को लगता है कि नहीं यार ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, तो एक जैसी चीज़ों को ज़रा मर्ज कर दिया जाए। और मर्ज करने के बारे में वो केवल इसीलिए सोचते हैं ताकि जो उनका इन्वेस्टर है उसके दिमाग में क्लैरिटी रहे, उसको चूज़ करने के लिए जो है ना वो आसानी हो। तो सेबी के लगातार सर्कुलर्स आते रहते हैं, वो कैटेगराइजेशन, रैशनलाइजेशन लगातार करते रहते हैं कि किन स्कीम्स को कन्वर्ट कर दें, किन का कंसोलिडेशन कर दें, कौन से नए प्रोडक्ट लॉन्च किए, वो सब बताते हैं। ऑब्जेक्टिव एक ही है, नंबर ऑफ स्कीम्स को रिड्यूस करना पर कैटेगरी ओपन एंडेड अरीना में, सो दैट इन्वेस्टर्स डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। लेकिन ये सारा का सारा जो मर्जर है सर्टन स्कीम्स या दूसरी स्कीम्स का, ये इस कंसोलिडेशन के लिए बहुत काम करना पड़ता है। इसके लिए पूरी की पूरी डिटेल्स चाहिए होती है, सेबी इस पर काम करता है। सेबी रेगुलेशंस जो है वो सर्कुलर पूरे बताते हैं मर्जर की स्कीम कैसे होगी, किस तरीके से डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे और किस तरह से वो परफॉर्मेंस कर रही है, ये सारी स्कीम्स की डिटेल्स भी लगातार दी जाती है। सर्कुलर ऑन स्कीम्स कैटेगराइजेशन, रैशनलाइजेशन जो भी मैंडेटेड है, 1 स्कीम पर कैटेगरी विद इन द फंड हाउस। एक फंड हाउस एक कैटेगरी में एक ही स्कीम चलाएगा, दूसरी स्कीम नहीं चलाएगा। ये नहीं कि उसके 10 चीज़ें लॉन्च कर दी, नो,
एक कैटेगरी में एक ही स्कीम चलेगी, ताकि सभी लोगों को क्लैरिटी रहे भैया इसमें कम से कम चलो मैंने चूज़ कर लिया कि हाँ यार मैं डेट फंड में जाना चाहता हूँ, तो डेट फंड में एक ही तरह की 10 चीज़ें होंगी तो मैं किस स्कीम में पैसा लगाऊँ समझ ही नहीं आएगा। तो कहते हैं ठीक है आपने डेट फंड में एक स्कीम बनानी है तो वो केवल एक ही रहे, उसकी जैसी मल्टीपल चीज़ें कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। वेरियस अदर प्रोविजंस सच एज द डेफिनेशन ऑफ वेरियस कैटेगरीज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन वर इंक्लूडेड टू ब्रिंग इन यूनिफॉर्मिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो पहले क्या होता था कि इतने इतने 100 करोड़ तक, इतने हज़ार करोड़ तक जो है हम बोलेंगे स्मॉल कैप है, इतने हज़ार करोड़ तक मिड कैप है, उसके बाद लार्ज कैप है। तो अब उन्होंने ये सारा का झंझट खत्म कर दिया, उन्होंने सीधा बोला जी 1 से लेकर 100 यहाँ तक कि हम इसको एक को लार्ज कैप बोलेंगे। ये मैंने सारी बातें आपको बता दी थी। इतने से लेकर इतने तक को मिड कैप बोलेंगे, इतने से लेकर इतने तक को स्मॉल कैप बोलेंगे। दैट्स इट, कहानी खत्म। तो अब वो क्योंकि नंबर तो सेम ही रहेगा है ना, मार्केट कैपिटलाइजेशन भले समय के साथ बढ़ता चला जाए, जितना मर्जी बढ़ता चला जाए, ठीक है। तो वो नंबरिंग हो गई, दैट वॉज अ गुड चेंज। चलिए फिर उसके बाद आती है बात सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो की। आपका पोर्टफोलियो कैसा है, सेग्रीगेटेड है या नहीं है। 2018 की जब क्राइसिस आए तो उस समय जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया कि जो भी हमारे जो भी पूरा का पूरा सिस्टम है उसके अंदर फेयर ट्रीटमेंट मिले, सारे के सारे इन्वेस्टर्स को सही नॉलेज मिले। तो ऐसी स्थिति में जो मान लीजिए किसी को यूनिट्स बेचनी है तो क्या वो मोस्ट लिक्विड फॉर्म में है या नहीं है, ये बातें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं। उसी तरह से जब 2008 की बात करते हैं, 2008 में बहुत बड़ा फॉल आया था मार्केट में, ठीक है। तो उस समय जो है लिक्विडिटी की बहुत बुरी हालत हो गई थी, ठीक है। वहाँ तो बहुत ही बुरा हाल हो गया था। उस समय बहुत सारे जो है रीवैम्प किए थे उन्होंने, जितने भी प्रोविजंस है रिगार्डिंग पोर्टफोलियो, तो लिक्विड प्लस लेकर आए ताकि जल्दी से जल्दी जो है उनको बेच करके पैसा निकाला जा सके। समझे मेरी बात के नहीं। और फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान लेकर के आए कि अभी फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान जो आपके पहले चले आ रहे हैं उनको आप समय से पहले जो है उनको ख़त्म नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कई तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में सेबी ने बताया। और ये सारी की सारी चीज़ें लगातार समय अनुसार चलती रहती हैं, ठीक है ना। तो मेन मकसद यही है कि जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उन सभी का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट होता रहे। दैट्स इट, दिस इज़ व्हाट इज़ द मेन पॉइंट। फिर आती है बात स्कीम परफॉर्मेंस की। स्कीम की परफॉर्मेंस का मतलब क्या हो गया कि आपने मान लीजिए एक फंड में, जैसे पहले मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि इंडेक्स फंड में पैसा लगा दिया तो इंडेक्स से कंपेयर किया जाएगा, ठीक है ना। इंडेक्स से उसे कंपेयर किया जाएगा कि आपका इंडेक्स तो ये बेंचमार्क है, लेकिन आपने देखो जी क्या किया, कितने कैपिटल गेन्स आपने दिए ये बताइए। तो फिर अगर आप कहते हैं टोटल रिटर्न्स देखो जी, हमारे जो ना सिर्फ बात तो होती है कि हमने ऐसी जगह पैसा लगाया उन शेयर्स का जिनके प्राइस भले बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, लेकिन उन्होंने इस दौरान बहुत सारा डिविडेंड दे दिया या वहाँ से बहुत सारा हमारे पास इंटरेस्ट आ गया, जो रिकरिंग इनकम है वो बहुत ज़्यादा हो गई। जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि कई तरह के शेयर्स होते हैं, कुछ ऐसे शेयर्स होते हैं जिसमें डिविडेंड ज़्यादा मिलता है लेकिन प्राइस कंपैरेटिवली कम बढ़ता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो वहाँ पर क्या चल रहा है, वहाँ पर डिविडेंड जो है आपको भले कम मिले लेकिन मार्केट का वैल्यूएशन उसका लगातार बढ़ता चला जाता है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि क्या जो है आपने किस तरीके से इसके अंदर पैसा लगाया। फिर जैसे मान लो आजकल आप देखोगे कि म्यूचुअल फंड आया, उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट बास्केट बना दी। बास्केट का मतलब ये हो गया जी, हमने ऑटो सेक्टर की बास्केट बना दी, ऑटो सेक्टर के अंदर सारे के सारे शेयर्स की इन्वेस्टमेंट होगी। या हमने आईटी सेक्टर की बना दी तो सेक्टर वाइज बन गया या थीम वाइज बन गया। तो उन सभी फंड स्कीम्स के अंदर सारे के सारे कैपिटल गेन्स आप देख रहे हो, हर चीज़ों को देख रहे हो कि उसके अंदर डिविडेंड कितना मिला है, डिविडेंड के बाद हमने पैसा चेंज किया, इधर से उधर किया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो स्कीम की परफॉर्मेंस कैसी रही, सेबी जो है इसके लिए भी रूल्स बना सकता है और बनाता है। सो सेबी हैज मैंडेटेड दैट द स्कीम परफॉर्मेंस शुड बी कंपेयर्ड विद द टोटल रिटर्न इंडेक्स एज अगेंस्ट द प्राइस रिटर्न इंडेक्स। यानी टोटल रिटर्न का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर इसका मतलब उसने बोल दिया कि आप इसको ना सिर्फ जो उसका कैपिटलाइजेशन बना है उसको देखो, बल्कि साथ में डिविडेंड जो मिला उसको भी देखो। अ प्राइस रिटर्न इंडेक्स कंसिडर्स ओनली द प्राइस मूवमेंट, केवल प्राइस कैप्चर करता है जी उसके अंदर कैपिटल गेन कितना हुआ। लेकिन अगर टोटल रिटर्न इंडेक्स की बात करूं तो वहां पर सारी चीज़ें ऐड हो गई, इसके साथ साथ डिविडेंड भी ऐड हो गया, इंटरेस्ट भी ऐड हो गया, जो भी उस पूरी बास्केट के अंदर पैसा मिला है पूरा का पूरा इन एडिशन टू इंडेक्स गेन वो सब डाल दिया जाता है उसमें। फिर कैश फ्लोज को देखा जाता है कि भाई नेशनली उन्होंने कैश फ्लोज को कैसे री इन्वेस्ट किया, जो आपके पास वो पैसा आया वो वापस क्या उन्होंने री इन्वेस्ट करके
और नए शेयर्स ले लिए। ऐसा भी तो होता है ना कि आपके पास जो पैसा आया, डिविडेंड का पैसा आया, आपने उसे री इन्वेस्ट कर दिया मार्केट में। तो म्यूचुअल फंड वाले ये भी तो देखते हैं ना कि ठीक है जी, हमारा उतने ही में हमने ज़्यादा की वैल्यू इन्वेस्टमेंट कर दी, नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा हो गए, खरीद लिए ज़्यादा। और तो मान लो जो डिविडेंड का एडिशनल पैसा आया, क्योंकि डिविडेंड का पैसा भी म्यूचुअल फंड वालों के पास ही आएगा, वो डिविडेंड का पैसा भी उसको क्या करेंगे, बांटने की बजाय उसको दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया, यानी और यूनिट्स खरीद ली और शेयर्स खरीद लिए। तो अब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गया, अगली बार और डिविडेंड ज़्यादा मिलेगा और कैपिटल गेन जितना मिलेगा उसमें एडिशन हो गया। अब म्यूचुअल फंड स्कीम टेक्स इनटू कंसिडरेशन सब चीज़ें, कैपिटल, डिविडेंड, इंटरेस्ट इनकम, सब कुछ, ताकि टोटल रिटर्न जो है उससे कंपेयर किया जा सके। इसी को बोल दिया टोटल रिटर्न इंडेक्स, यानी TRI। सो अगर देखा जाए तो दिस इज मोर अप्रोप्रिएट बेंचमार्क, क्योंकि आपके पास सारा का सारा जो है इसके अंदर रिटर्न जो है कंप्लीटली कैलकुलेट हो जाता है। देयरफॉर सेबी स्टिपुलेटेड दैट ऑल म्यूचुअल फंड स्कीम्स बी बेंचमार्क्ड अगेंस्ट टोटल रिटर्न इंडेसेस। किस डेट से? February 1st 2018 से हुआ ये, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए, अब ये कहानी आ गई है एडवर्टाइजमेंट्स की, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़ की, कैलकुलेशन ऑफ NAV की। सारे के सारे ये एस्पेक्ट ऐसे हैं जिसको बहुत टाइटली रेगुलेट किया जाता है, और ऐसे सच एन अप्रोच इंश्योर्स दैट कि भाई जो भी हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है वो पूरी तरह से रेगुलेटेड रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, ताकि इन्वेस्टर्स के पास जितने भी ऑप्शंस है इन्वेस्ट करने के लिए उसे तरीके से दिखाई दें और वो उसमें कंफ्यूज ना हो। राइट, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी सारी की सारी वेरियस रेगुलेशंस की बातें। बहुत ही बढ़िया तरीके से टॉपिक हमने फिनिश किया। इसी के बाद हम अपना नया जो टॉपिक शुरू करेंगे वो करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।